हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में प्राचीन भारत चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल 2600 से 1900 बीसी। हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया। यह वही काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ऋग्वेदिक काल आपका 1500 से 600 बीसी। इसमें आपका पूर्व वैदिक काल हो जाएगा आपका 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी क्या हो जाएगा 1000 एडी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। यहाँ पर लोहे का प्रयोग होने लगा और हड़प्पा काल में आपका कांसे का प्रयोग होता था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। यह आपको दिखाया गया है। एक अभिलेख है सांची में, मध्य प्रदेश में। एक अभिलेख सांची, मध्य प्रदेश, लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाया गया आपका। प्रिंसेप और पियदस्सी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को पता चलता है कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम है। ये आपको पूछा जाता है, पियदस्सी किसको बोला जाता है? आपका अशोक को। अशोक के लिए इस्तेमाल हुआ गया है ये शब्दावली। और आपका जेम्स प्रिंसेप 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का सबसे पहले इसी ने पढ़ा था। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी मिला है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अशोक का नाम किसमें मिलता है? आपका लिख लीजिएगा। अशोक का नाम आपका मास्की, ये पूछा जाता है। मास्की, गुर्जरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मास्की हो गया आपका कर्नाटका और गुर्जरा हो गया आपका मध्य प्रदेश। और दो है आपका उदय गोलम
कर्नाटका, और नेत्तूर नेत्तूर आपका मध्य प्रदेश। मास्की और गुर्जरावाला ज़्यादा पूछा जाता है। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना अध्ययन राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। महाजनपद कैसे हुआ आपका? जन के बाद हो गया जनपद, जनपद के बाद आपका महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म अध्याय 4 के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है आपका बौद्ध में आपका ये पूछा जाता है। बौद्ध में आपका हो गया अंगुत्तर निकाय से, और जैन से हो गया आपका जैन ग्रंथ से आपका भगवती सूत्र ये भी पूछा गया है, बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा गया है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण करते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में वसूल किया जाता था। हमें इतना तो ज्ञान होता है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था।
अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते थे। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते थे जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती थी। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईसा पूर्व में यह इस प्रकार लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु कह सकते हैं इसको, और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली, संस्कृत और जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे क्योंकि इन भाषाओं में भी उल्लेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है आपका मैप को देखते हैं। आरंभिक राज और उनकी राजधानियां को देखते हैं। कंबोज की राजधानी आपका लिख लीजिएगा हाटक या राजापुर। गांधार की राजधानी आपका तक्षशिला, ये पूछा जाता है। और ये भी पुष्कलावती आपका गांधार की भी राजधानी है और तक्षशिला भी है। कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ, ये कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र, ये आपका नॉर्थ साइड हो जाएगा। और पांचाल की राजधानी साउथ में क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग, काम्पिल्य। सूरसेन की राजधानी आपका मथुरा। और मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगा, विराटनगर राजस्थान। यह आपका अवंती की राजधानी उज्जैनी। चेदी की राजधानी हो जाएगा आपका शक्तिमती यूपी। आपका ये वत्स कौशाम्बी हो जाएगा, वत्स कौशाम्बी। पांचाल हो गया आपका कौशल श्रावस्ती आपका नॉर्थ साइड हो जाएगा। कौशल का राजधानी साउथ में क्या हो जाएगा, कौशल का साउथ में हो जाएगा आपका साकेत। ये काशी, वाराणसी। और मल्ल हो गया आपका कुशीनगर। वज्जी हो गया वैशाली। मगध हो गया राजगीर। अंग हो गया चंपा, ये आपका भागलपुर। ये आपका तीनों पार्ट हो गया, ये वाला तीनों बिहार में। असमक हो गया आपका पोटली या पोतन, ये पूछा जाता है, पोतन। ये आपका गोदावरी नदी और नर्मदा नदी के बीच है। ये पूछा जाता है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक जगह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य
के बारे में पढ़ा हुआ एक समूह शासन है, यद्यपि इसका नाम अलग अलग है। ठीक है। सोलह महाजनपदों में प्रथम मगध। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, जिसके उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगिरी कह सकते हैं इसको, राजगिरी आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। कब बनाया गया? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति है। यह आपको दिखाया गया है, राजगीर के किले का दीवार को दिखाया गया है। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? यह पूछा जाता है 261 बीसी में, और इसका कार्यकाल था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 321 से लेकर के 185 बीसी, कहीं कहीं 184 भी देता है। भाषाएं और लिपियां। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अफगानिस्तान में आपका अरमाइक और पश्चिमोत्तर हो गया खरोष्टी, और आपका अधिकांश कौन सा लिपि है? आपका अधिकांश लिपि है आपका ब्राह्मी, और भाषा हो गया आपका प्राकृत। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, इसका किताब हो गया मेगास्थनीज। कौन सा बुक लिखा था?
का इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक था इसका। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। यह आपका चर्चा है दूसरा और सातवां अभिलेख में। यह आपका दिखाया गया है, सिंह शीर्ष को दिखाया गया है आपका। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। ये पूछा जाता है स्वर्णगिरी आपका कहाँ है, कर्नाटक में। और व्यापार मार्ग हो गया आपका तक्षशिला और उज्जैनी। आइए मानचित्र को देखते हैं। ये आपको दिखाया गया है स्तंभ अभिलेख और लघु शिलालेख, महाशिलालेख को दिखाया गया है। ब्लू रंग में स्तंभ और ये आपका हो गया लघु शिलालेख हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, नित्तूर हो गया, ये राजूल मंडगिरी, उदय गोलम और मास्की हो गया। ये आपका हो गया गावी मठ, पालकी गुंडू, जातिंग रामेश्वर और सिद्धपुर। ये आपका केरल पुत्र पांड्य और चोल। ये आपका साउथ में मास्की हो गया आपका, मास्की हो गया कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। ये आपका हो गया महाशिलालेख शिशुपालगढ़, जौगढ़, ये कलिंग आपका उड़ीसा। ये आपका सांची हो गया मध्य प्रदेश, गिरनार गुजरात, सोपारा, उज्जैनी, भराबरू, बैराट और गुजर। ये लघु शिलालेख कंधार पाकिस्तान, कलसी टोपरा, बरहुर मेरठ, निगाली सागर, रूमनी दई आपका पूछा जाता है नेपाल। और ये आपका पूछा जाता है रामपुरवा, लौड़िया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज। ये आपका हो गया बिहार में कहाँ, पश्चिम चंपारण। पाटलिपुत्रा, सहसराम, सारनाथ, अररौरा, कौशाम्बी। ठीक है।
ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये नोट करके। ये पूछा जाता है मगध वंशों का क्रम पूछा जाता है, पहला हो गया आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। उसके बाद कौन आया? शिशुनाग का संस्थापक था आपका शिशुनाग ही था। उसके बाद कौन आया? नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश के बाद आया संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। उसके बाद आया शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, किसको हराकर शासक बना? ये आपका घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, घनानंद। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका यह अर्थ है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खानपान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथरोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सम्राट के उत्तराधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? मेगास्थनीज, इसका पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाली पानी मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और पश्चिमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ साथ बड़ी उपाधियां जोड़ते थे।
इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है: हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानने हेतु उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, जिसमें चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ, ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उसे भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतया कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों को विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। सातवाहन आपका मत्स्य पुराण में उल्लेखित है और ये वायु पुराण में गुप्त वंश का मिलता है, गुप्त वंश का अभिलेख मिलता है। ये पूछा जाता है। दैविक राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। आपका मध्य एशिया क्या क्या हो जाएगा? मध्य एशिया में हो जाएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। शॉर्टकट हो जाएगा, 1 मिनट, शॉर्टकट हो जाएगा आपका KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कुषाण वंश का पहला राजा कौन था? कुजुल कडफिसेस, इसके द्वारा तांबा का सिक्का चलाया गया था, तांबा का सिक्का। और सेकेंड कौन था आपका? सेकेंड था आपका विम कडफिसेस, इसने आपका सोने का सिक्का चलाया था। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और कुषाण वंश का थर्ड राजा कौन था? हो गया आपका, ये आपका था कनिष्क द्वारा थर्ड बौद्ध संगीति करवाया गया था। नहीं, थर्ड नहीं, चौथा है ना, चौथा किया गया था। कहाँ पे? कुंडल वन में, कश्मीर। और कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था 78 AD में। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। आपका कुषाण आपका किस जाति का था? यूची जाति का था। ये भी पूछा जाता है। यूची जाति एक तरह का चीनी लोग थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही है। प्रशस्तियाँ मतलब राजा की प्रशंसा करना। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयागराज प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। ये पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया था? हरिसेन। तो हरिसेन कौन था आपका? राजकवि था। किसका था? समुद्रगुप्त का था। और आपका समुद्रगुप्त का आपका मिलता है आपका इलाहाबाद स्तंभ में इसकी चर्चा मिलती है। और आपका इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। इलाहाबाद स्तंभ में किसकी चर्चा है आपका? अशोक का हो गया, फिर समुद्रगुप्त, फिर अकबर,
बीरबल, जहांगीर। जहांगीर का भी चर्चा है इसमें। समुद्रगुप्त के राजकवि हो गया आपका हरिसेन, ये इंपॉर्टेंट है। एक कुषाण सिक्का को दिखाया गया है, अग्रभाग कनिष्क, पृष्ठभाग देवता। ये आपका हो गया अग्रभाग कनिष्क और ये आपका देवता। ये आपका मूर्ति को दिखाया गया है, ये किसका मूर्ति है? बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा की एक मूर्ति को दिखाया गया है, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती का उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं। साधु भले की समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण है। वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कुबेर, धन देव, वरुण, समुद्र देव, इंद्र वर्षा के देवता, यम, मृत्यु देव के तुल्य हैं। ये पूछा जाता है। बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं जिनके बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। पहली शताब्दी हो जाएगा आपका, पहली शताब्दी 1000 AD। ये आपका पूछा जाता है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक करके सबके अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और उपाय ढूंढने शुरू किए। गुजरात की सुदर्शन झील, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए। ठीक है, गिरनार हो गया आपका, गिरनार गुजरात। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था।
लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी में जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर से इस झील की मरम्मत करवाई थी। ये पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बताता हूँ नोट करके। आपका सुदर्शन झील पहले किसके द्वारा निर्माण किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त के द्वारा। उसके बाद फिर अशोक आया। अशोक का राज्यपाल कौन था? तुषास्प था। तुषास्प। उसके बाद कौन आया? रुद्रदमन। राज्यपाल कौन था? सुविशाख। ठीक है। फिर आया आपका गुप्त वंश के काल में गुप्त वंश, स्कंदगुप्त। राज्यपाल चक्रपालित। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया। कछारी क्षेत्र आपका जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई के वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया, पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुदाल का उपयोग। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायत मात्रा में होती है। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधे बच जाती है, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है। ठीक है। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे वेल्लार या बड़े जमींदार। ये पूछा जाता है, वेल्लार का हो जाएगा बड़े जमींदार।
हलवाहा या उलवर, दास, अनिमयी। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नताएं भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। विधि ग्रंथ आपका हो गया कानूनी ग्रंथ, आपका मनुस्मृति, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। वेलार, बड़े जमींदार, हलवाहा, उलवर, दास हो गया अनिमयी। सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ मतलब कानूनी ग्रंथ। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपड़े, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। खपड़े हो जाएगा आपका मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ बर्तन। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट ना हो। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। छोटे किसान के लिए हो गया गृहपति। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करते हैं। आपका संस्कृत में भी था और तमिल में और तेलुगु में भी था। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री हो गई? चंद्रगुप्त द्वितीय की। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। वाकाटक परिवार में कौन सा राजा था आपका? रुद्रसेन द्वितीय, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी, इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता है। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में की गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं
छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति ही थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिज्ञ प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थन जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। एक छोटे गांव का जीवन हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई एक कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। ये पूछा जाता है संस्कृत में। इसके लेखक बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी है। हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो है भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गटर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे अलसी हो गया आपका फ्लैक्स सीड, सन हो गया आपका गोल्डन फाइबर, जिसे क्या कहते हैं, चीनी का बोरा आप लोग देखे होंगे। भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती है। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी। प्रभावती गुप्त और दंगुल गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है। ये किसकी पुत्री थी? यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात होगा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। चनाल स्वामी, आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त हैं। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदीर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वीं राजवर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा
लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। अग्रहार हो गया आपका ब्राह्मणों को दी गई भूमि दान के रूप में, ये लोग कर भी वसूलते थे। हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा, अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें, उससे भी शेयर करें जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।